वेलकम बैक टू द डीप लर्निंग क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर वायरस। आज हम जानेंगे वायरस के बारे में और कंप्यूटर वायरस किसे कहते हैं, इसके होने से कंप्यूटर में क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं और उसके टाइप्स क्या हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, सब कुछ जान लेते हैं आज की वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं ये जो वायरस हैं ये क्या होता है। वायरस माइक्रोबायोलॉजी की टर्म है। ये वहाँ एक सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शस एजेंट को कहते हैं जो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, यानी अपनी जैसी बहुत सारी कॉपियाँ बना लेता है। किसकी मदद से? इसके लिए एक कोई होस्ट सेल होनी चाहिए, यानी कोई लिविंग सेल किसी ऑर्गेनिज्म की, जिसके अंदर ये जाके अपनी जैसी ओरिजिनल जैसा ये वायरस है वैसे ही अपनी जैसी और कॉपी बना ले। वायरस किस तरीके से अपने आप को रेप्लिकेट करता है होस्ट सेल में? जब वायरस किसी होस्ट में घुस जाता है, फॉर एग्जांपल कोई भी वायरस हो, कोविड-19, इन्फ्लुएंजा हो, HIV हो या कोई और वायरस, जब ये वायरस क्या होता है, इंजेक्ट हो जाता है यानी घुस जाता है किसी होस्ट सेल में, तो उसके बाद ये उसके न्यूक्लियस पे अटैक कर देता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास खुद इसके पास कोई ऐसा मटेरियल नहीं है, कोई फुल फ्लेजेड इसके पास कोई एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, यानी ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल होता है, बाहर से प्रोटीन बना हुआ होता है, अंदर से DNA और या RNA मटेरियल होता है। तो इसके पास कोई ऐसी एनर्जी नहीं है कि अपने आप को रेप्लिकेट करे, इसीलिए ये हमेशा ढूंढता रहता है किसी होस्ट सेल को। तो होस्ट सेल में सारी चीज़ें इसके पास अवेलेबल होती है, एनर्जी होती है, एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट देयर। तो ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस के पास जाता है और न्यूक्लियस को कमांड देता है कि आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, यानी जो इसके DNA या RNA पे मौजूद होता है, वो क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल, उसके एतबार से न्यूक्लियस काम करता है। न्यूक्लियस अपना सारा काम छोड़ देता है और सिर्फ अब काम किसका होता है? वायरस का। और इस तरीके से न्यूक्लियस बहुत सारी वायरसेस को क्रिएट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक समझो कि ये जो क्या कहते हैं इसको, होस्ट सेल है ना, ये हाईजैक हो जाती है, वायरस इसको हाईजैक कर लेता है और अपने जैसे बनाना शुरू करता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब ये होस्ट सेल पूरी तरीके से होस्ट सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है और यहाँ से हमारे वायरस जो है लाखों की तादाद में निकलते हैं, इस सेल से बाहर निकल आते हैं और वो बाकी सेल्स को अटैक करती है। इस तरीके से इस ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। जिस तरीके से हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वैसा ऐसा कुछ नहीं है। ये कंप्यूटर वायरस जो है ये सिंपली एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, यानी ये सिंपली एक कोड है। तो फिर इसको वायरस क्यों कहते हैं? इसकी वजह से, इसकी खासियत की वजह से, इसका जो इस कोड की जो खासियत है वो मिलती जुलती है उस वायरस से जो हमने इससे पहले पढ़ा, जो ऑर्गेनिजम्स पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, होस्ट सेल पे अटैक करता है। वहाँ पे जो हमने पढ़ा कि वो वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करता है, तो यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम जो ये कोड जो हमने है, ये कोड भी अपने आप को रेप्लिकेट करता है। दूसरी बात, वहाँ जो वायरस हमने पढ़ा वो अपने आप को क्या करता है, वो उस सेल को, वो उस होस्ट सेल को डैमेज करती है। तो सेम यहाँ पे भी ये कोड जो है, ये कोड इन्फेक्ट करती है अदर फाइल्स या प्रोग्राम्स जो इस सिस्टम में होंगे, उनको इन्फेक्ट करती हैं और उनको डिस्ट्रॉय करती हैं, उनको डैमेज करती हैं। तीसरी बात, वो भी हमेशा किसी होस्ट सेल को ढूंढती रहती है कि कोई होस्ट सेल मिले और मैं ऐसा ही करूँ। तो सेम यहाँ पे भी जो ये प्रोग्राम होता है ये भी एग्जीक्यूट होता है जब किसी डिवाइस पे पहुँच जाती है। ठीक है, तो ये भी किसी न किसी होस्ट कंप्यूटर को ही ढूंढती हैं या होस्ट एग्जीक्यूशन के लिए। एग्जीक्यूशन के बाद ये अपने आप को रेप्लिकेट करती हैं और उस सिस्टम के जो फाइल्स या प्रोग्राम्स को उनको डैमेज करती है। इसी वजह से इसका नाम कंप्यूटर वायरस पड़ा है। अब हमें समझ आया जो वायरस है इसकी दो मीनिंग है। एक है वो वायरस जो ऑर्गेनिज्म पे अटैक करता है, एक है वो वायरस जो कंप्यूटर पे अटैक करता है। तो इसलिए जब भी वायरस बोला जाएगा तो ये तो वही वायरस है जो बायोलॉजी की टर्म है, लेकिन जब भी कंप्यूटर की बात आएगी तो हम कहेंगे कंप्यूटर वायरस। इससे पता चलता है ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, बल्कि ये कोड है जो सिस्टम को डैमेज करती है। तो ये कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है या कोई माइक्रोस्कोपिक कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिंपली एक कोड है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब अगर हम कंप्यूटर वायरस की हिस्ट्री देख लेते हैं तो यहाँ हमें पहला नाम मिलता है जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन, जिसे फादर ऑफ गेम थ्योरी माना जाता है, ये वो पहले शख्स है जिसने 1940s में इस पे काम शुरू किया था, यानी वायरसेस पे। इसने कहा था कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम हम बना सकते हैं
जो फिर बाद में 1966 में एक पेपर में भी पब्लिश हुआ था, जिसका नाम था थ्योरी ऑफ सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग ऑटोमेटा। ये थी इसकी कहानी। उसके बाद हमारे पास एक और आते हैं जिनका नाम है फ्रेड कोहेन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस कंप्यूटर वायरस को नाम दिया। अभी नाम किसी ने नहीं दिया था, तो ये पहला शख्स ऐसा है जिसने इसको डिफाइन किया, जिसने इसको नाम दिया, ठीक है, इस टर्म को एक डेफिनेशन दे दी। इनका मानना था कि ये पॉजिटिव वायरसेस भी बना सकते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने एक पॉजिटिव वायरस बनाया भी था जिसका नाम कंप्रेशन वायरस रखा गया था। फिर पहली बार 1971 में कोई वायरस रिलीज़ हो जाता है, और इस वायरस का नाम क्रीपर होता है, या कभी कभार इसको क्रीपर प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। इसके बनाने वाले होते हैं बॉब थॉमस। बॉब थॉमस एक कंपनी में काम करते हैं, जो कंपनी आज कहलाती है BBN टेक्नोलॉजीज़। इसमें ये एक रिसर्चर होते हैं, और ये इस क्रीपर का मकसद क्या होता है, इसके बनाने का मकसद ये होता है कि सिक्योरिटी टेस्ट के लिए बनाया जाता है। US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में एक सिक्योरिटी टेस्ट के लिए इस प्रोग्राम को बनाया जाता है। लेकिन ये प्रोग्राम फिर एक वायरस की शक्ल लेता है, और ये वायरस आज की दुनिया में इसको वर्म के नाम से जानते हैं, यानी आज इसको वायरस नहीं वर्म कहते हैं। तो ये एक ऐसा वायरस है जो हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे, वर्म और वायरस में क्या फ़र्क है। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो जब आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि फ़र्स्ट कंप्यूटर वर्म कौन है, तो आप बेझिझक के उसका आंसर टिक कर सकते हो क्रीपर या क्रीपर प्रोग्राम। तो आगे कहानी को बढ़ाते हैं। ये क्रीपर जो है ना, ये हमेशा एक स्क्रीन पे आ जाती थी, एक मैसेज आया करती थी जिसमें ये इन्फेक्ट होता था। वो उस डिवाइस में एक मैसेज आती थी स्क्रीन पे, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ़ यू कैन। तो ये हमेशा एक अनोइंग थी। ये कोई डैमेज नहीं करता था, लेकिन हमेशा लोगों को ये ना तंग करता था। लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ये जो मैसेज आती थी, इसकी वजह से, इस क्रीपर प्रोग्राम की वजह से। तो इसलिए इसका कोई ये नहीं था, मतलब कोई बैड इंटेंशन या कोई मैलिशियस इंटेंशन नहीं था, लेकिन तब भी लोग इसको पसंद नहीं करते थे। इसलिए रे टॉमलिंसन, ये एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है, इन्होंने फिर इसका एंटीवायरस बनाया, और उस एंटीवायरस का नाम रखा रीपर। ये रे टॉमलिंसन वही शख्स है जिसने हमें ईमेल या @ दिया है। फिर 1974 में रैबिट वायरस आ जाता है, या जिसे हम रैबिट वायरस के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसा वायरस होता है जिसका पहली बार मैलिशियस इंटेंशन होता है, यानी इससे पहले जो भी थे क्रीपर था उसका कोई मैलिशियस इंटेंशन नहीं था। तो यहाँ ये पहला ऐसा वायरस आया था जिसका मैलिशियस इंटेंशन था। ये कैसे काम करता था, ये इसमें एक पेरेंट प्रोसेस होती थी, जब वो हिट होती थी या जब वो एग्जीक्यूशन में आती थी, तो वो अपने जैसे दो चाइल्ड प्रोसेस को इनिशिएट करती थी। वो दो चाइल्ड जब इनिशिएट करते थे, वो फिर से अपने दो चाइल्ड्स को, यानी फर्स्ट चाइल्ड दो और चाइल्ड प्रोसेस को इनिशिएट करती थी, और इस तरीके से सेकंड चाइल्ड वो अपने दो चाइल्ड्स को इनिशिएट करती। इस तरीके से ये एक बड़ा सा बाइनरी ट्री बन जाता था प्रोसेसेस का। इसका मकसद ये था कि जो जितने भी सिस्टम के रिसोर्स है वो सारे के सारे एंगेज रहे। तो इस तरीके से सिस्टम के सारे रिसोर्सेज एंगेज होने की वजह से सिस्टम ओवरलोड हो जाता था, और इस तरीके से कोई काम नहीं होता था। अनएबल टू रेस्पॉन्ड टू एनी इनपुट, कोई इनपुट की कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलती थी, यानी ये सिस्टम सारा हैंग हो जाता था। तो लेकिन आज की दुनिया में इसको आज हम इसको कोई वायरस नहीं मानते हैं। आज इसको माना जाता है फोक बम के नाम से। फोक बम माना जाता है, ये एक किस्म का एक अटैक है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक जिसे कहते हैं, DOS अटैक। तो ये कोई वायरस नहीं है, बल्कि आपके सिस्टम पे एक अटैक जैसा होता है कि आपके सारे के सारे रिसोर्सेज एंगेज रहे और आपका सिस्टम हैंग हो जाए। 1975 में फिर एक वायरस आता है जिसका नाम था एट द टाइम एनिमल। ये एनिमल एक ट्रोजन हॉर्स था। अब ये ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, पहले हम इस बात को समझ लेते हैं, ये ट्रोजन हॉर्स क्या होता है और ये कहाँ से आया। अगर हम ग्रीक मैथोलॉजी को देखेंगे तो वहाँ पे एक लड़ाई हुई थी जिसका नाम था ट्रोजन वॉर। उस ट्रोजन वॉर में एक ट्रोजन किंग होता है ग्रीक की तरफ से, और वो एक शहर पे कब्जा करना चाहता था। उस शहर का नाम था ट्रॉय। वो इस शहर पे कब्जा करना चाहता था, लेकिन उस शहर की एक खूबी थी, उस शहर के इर्द गिर्द यानी चारों तरफ से एक किला था, यानी उन्होंने अपने शहर को एक दीवार से बांध के रखा था। वो दीवार पार
पार करने के लिए ग्रीक आर्मी ने या ग्रीक फौज ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो उसको नहीं पार कर पाए। तो इसलिए 2-4 महीने तक उनकी लड़ाई रही, वो ऐसे ही हार बैठे, मतलब उन्होंने वो उसको क्रॉस नहीं कर पाए। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया हम से भाग जाते हैं इस जंग से, तो ट्रॉय अपनी जगह सलामत है। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक तरकीब सोची, क्यों ना हम इनको एक हॉर्स देंगे। ठीक है, तो इन्होंने एक बड़ा सा हॉर्स बनाया। ठीक है, वुड का बना हुआ बहुत बड़ा हॉर्स बना के उनके दरवाजे पे, उनके गेट पे रखा और खुद चले गए। तो फिर ट्रॉय के अंदर शहर में इस बात पे बहस चली कि ये जो हॉर्स है हमें लेना चाहिए या नहीं। तो वहाँ पे जो बुज़ुर्ग लोग थे, यानी जो उम्र रसीद लोग थे, उन्होंने कहा कि इसमें ज़रूर कोई ना कोई चाल होगी, हमें इस हॉर्स को नहीं लेना चाहिए। लेकिन नौजवान लोगों ने कहा नहीं, ये तो एक गिफ्ट है, ये तो पीस डील है, या आप पीस गिफ्ट के नाम से भी जानते हैं कि ये उन्होंने वो चले गए, अब पीस किया तो हमें एक गिफ्ट, चल जाते जाते हमें एक गिफ्ट दे गए, हमें इसको लेना चाहिए। तो काफ़ी दिन इस पर बहस चली, या काफ़ी दिन इस पर नज़र रखी गई। तो 2-4 दिन के बाद, या 5-6 दिन के बाद उनको लगा नहीं, इसमें कोई, हमें नहीं लगता है इसमें कोई भी इस तरीके की कोई चाल है, हमें इसको लेना चाहिए। तो इन्होंने फिर इस क्या कहते हैं, इस हॉर्स को अंदर लिया, शहर के बीचों बीच रखा। सारे लोग आते थे, देखते थे इस ट्रोजन हॉर्स को, और इसका नाम इसीलिए रखा है क्योंकि इसको ट्रोजन किंग ने दिया था इनको। तो ट्रोजन हॉर्स के नाम से ये फिर मशहूर हुआ। लेकिन जब रात हुई, ठीक है, ये तो दिन की बात हुई, जब उस दिन जब वो दिन ख़त्म हुआ, रात शुरू हुई, तो इस हॉर्स के अंदर में बहुत सारे फौज रखे गए थे। वो फौज फिर बाहर निकले और उन्होंने पूरे इस शहर के डिफेंस सिस्टम को ख़त्म किया, और पूरी लड़ाई हुई। क्या कहते हैं इसको, अंदर से ही वार शुरू हो गया। और इस वार की वजह से बाहर के जो बाहर के सिपाही थे, यानी ग्रीक, जो बाहर से भी नज़र रखे हुए थे कि ये कब इस ट्रोजन हॉर्स को अंदर ले जाएंगे, तो वो भी फिर आ गए, और इस तरीके से ये शहर तबाह हो गया। इस कहानी से हमें ये पता चला कि ट्रोजन हॉर्स किसे कहते हैं और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। लेकिन इसको कंप्यूटर वायरस से क्या लेना देना है, आगे और एक कहानी पढ़ लेते हैं, इससे समझ आ जाएगा। एक प्रोग्राम था, या आप कह सकते हो एक गेम बनाई थी जॉन वॉकर ने। उस गेम का नाम था एनिमल प्रोग्राम। इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे यूज़र से, वो गेस करता था नेक्स्ट एनिमल कौन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये गेम जो है ये बहुत पॉपुलर हुई थी 1975 में। तो इसके बाद जॉन वॉकर ने इसका एक अपडेट लाया था। इसके लिए लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इसका अपडेट कब आएगा। तो जो ये अपडेट लाने वाला था, क्योंकि वो एनिमल जो इससे पहले प्रोग्राम चल रहा, वो ऑलरेडी लोगों के सिस्टम में इंस्टॉल था। तो इसने और एक इस नए प्रोग्राम को, यानी एक नए अपडेट के साथ जो आने वाला है, इसको चेक करने के लिए एक और प्रोग्राम इसने लिखा था, जिसका नाम है परवेड। परवेड क्या करता था, ये पहले चेक करता था कहीं एनिमल सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल तो नहीं है। फिर वो ये एक एक डायरेक्टरीज को चेक करके एनिमल को इंस्टॉल करता था, एक नया वर्जन, क्योंकि लोगों के पास ऑलरेडी पुराना था। तो इसने एक और प्रोग्राम लिखा था जिसका नाम था प्रिवेड। लेकिन इससे क्या हुआ, जब ये डायरेक्टरीज को चेक कर रहा था, तो ये यूज़र को नहीं बता रहा है, खुद ही पीछे से ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे डायरेक्टरीज में इसका ये ना रिपीटिशन हुआ इसी प्रोग्राम का, एनिमल का। तो एक तरीके से ये तो एक, मतलब यूज़र को पता ही नहीं चल रहा है, पीछे हिडन में एक और प्रोग्राम चल रहा है, उसने एनिमल को क्या किया, इंस्टॉल किया, लेकिन अंदर से कुछ और चल रहा है। तो ये जो इसकी ये क्या कहते हैं इसको, इसकी जो बनावट है, इसके एतबार से ये बिल्कुल, इसकी डिफिनीशन, ट्रोजन की जो डिफिनीशन है वो बिल्कुल फिट होती है इस एनिमल प्रोग्राम पे। दैट इज़ वाई इसको आज माना जाता है कि ये एक ट्रोजन हॉर्स था। लेकिन अभी भी काफ़ी डिबेट होती रहती है कि वेदर इसको माना जाए कि एक ट्रोजन है, या इसको माना जाए कि एक अनदर वायरस था। लेकिन अगर हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा, तो हमें एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि फर्स्ट ट्रोजन हॉर्स कौन क्या है, तो उसका बेझिझक हम आंसर दे सकते हैं एनिमल। अब जो जॉन वॉकर की कहानी में फिर और बताता हूँ। ये जो जॉन वॉकर हैं, ये आज प्रेजेंट डे ऑफ, या कह सकते हो जो हमारा सॉफ्टवेयर है ऑटो कैड, ये ऑटो कैड जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, ये एडिड डिज़ाइन के काम आता है। एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जो हम इस्तेमाल करते हैं इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में ज़्यादातर। तो ये उसके को फाउंडर हैं इस सॉफ्टवेयर के। नेक्स्ट वायरस एलिक क्लोनर था, जो 1982 में एक 15 ईयर ओल्ड हाई स्कूल स्टूडेंट ने लिखा था, जिसका नाम था
रिचार्ड सेक्रिंदा। ये बंदा सिर्फ 15 साल का था जब इसने इस वायरस को बनाया था। ये जो वायरस था ये एक माइक्रो कंप्यूटर वायरस था और ये इफ़ेक्ट करता था एप्पल सेकंड कंप्यूटर्स को। यानी एक मखसूस किस्म के कंप्यूटर्स को ये अटैक करता था जो एप्पल के थे, एप्पल सेकंड कंप्यूटर। ये एक बूट सेक्टर वायरस था, यानी जब हम सिस्टम ऑन करते हैं उस टाइम उसको कहते हैं बूटिंग। तो वो उस बूट में जो फाइल्स होती है या जो प्रोग्राम होता है वो रन हो जाता है। तो आफ्टर 50 बूट्स, यानी 50 बार अब सिस्टम को हम ऑन करेंगे तो 50th बूट पे, 50 बूट होने के बाद एक पोइम आती थी स्क्रीन पे डिस्प्ले, जहाँ पे ये पोइम इसी ने लिखी थी, जिसका नाम रखा था इसने एलेक्क्लोनर। तो ये पोइम की बात थी, यानी ये एक वायरस था जो किसने बनाया था, रिचार्ड स्क्रीनता ने। आज अगर देखा जाए ये रिचर्ड स्क्रिंता क्या कर रहा है, ये एक सिलिकॉन वैली एंटरप्रेन्योर है, ठीक। और इसके साथ साथ इन्होंने सर्च इंजन भी बनाया है जिसका नाम है बिलिंको। तो फाइनली 1986 में फुल फ्लेज्ड वायरस रिलीज़ हो गया जिसका नाम था ब्रेन। ये ब्रेन को माना भी जाता है कि ये एक पीसी फुल फ्लेज्ड पीसी वायरस है। तो ये वायरस जो है ये बूट सेक्टर वायरस है, ठीक है। तो इसके बनाने वाले पाकिस्तान के दो भाई थे, अमजद फ़ारूक अलवी और बासित फ़ारूक अलवी। इन दोनों ने इनको बनाया था। एक्चुअली में इनका मकसद ये था, ये कोई सॉफ्टवेयर बना रहे थे, उसकी कॉपी प्रोडक्शन के लिए इन्होंने इस वायरस को बनाया था। और ये जब वायरस होता था तो डिस्प्ले एक मैसेज हो जाती थी स्क्रीन पे, वेलकम टू द डोंग्योन। तो ये मैसेज के साथ साथ उन भाइयों का नाम भी होता था, एड्रेस भी होता था और फ़ोन नंबर भी होता था। आज के टॉपिक का आखिरी वायरस जो है वो है मोर्स वर्म। इसका निक नेम है इंटरनेट वर्म। ये एक ऐसा वर्म है जिसको रॉबर्ट मॉरिस ने बनाया था इन 1988। ये बंदा ग्रेजुएट स्टूडेंट था कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की। इनका मानना ये है कि मैंने इसको किसी डैमेज पर्पस के लिए नहीं बनाया था, बल्कि मेरा पर्पस ये था कि मैं इंटरनेट का साइज़ जान लूँ कि इंटरनेट का साइज़ कितना बड़ा है। लेकिन किसी प्रोग्रामिंग की मिस्टेक की वजह से ये तेज़ी से फैला और इसने सिस्टम को क्रैश किया। 15 आवर्स में 15,000 सिस्टम्स इन्फेक्ट हुए और इस तरीके से ये काफ़ी मीडिया में भी आएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसका अटेंशन लिया। उस वजह से रॉबर्ट मॉरिस जो है इसको फिर सज़ा भी हुई, क्योंकि वो हाल ही में उन्हीं दिनों यानी या उन्हीं सालों में एक लॉ पास किया गया था यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, कंप्यूटर फ्रॉड एंड एब्यूज़ एक्ट। इस एक्ट के तहत इसको फिर दोषी पाया गया, यानी सज़ा दी गई। अब लास्ट टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, इफेक्ट्स ऑफ वायरस। अगर वायरस किसी सिस्टम में हुआ, यानी कोई सिस्टम इन्फेक्ट हुआ किसी वायरस से, तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि इसमें वायरस हुआ है। पहली बात है कि उसके जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द सिस्टम दैट विल गो स्लो, यानी उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। जितना टाइम हम किसी एप्लीकेशन को ओपन करने में या किसी एप्लीकेशन को रन करने में लगता था, अब उससे ज़्यादा लगेगा। हमें लगेगा कि नहीं अब तो ज़्यादा टाइम ले रहा है। जो भी काम हो रहा है वो काम कम समय में नहीं, अब ज़्यादा टाइम लेगा हर कोई काम जो है। तो हमें लगेगा सिस्टम जो है ये स्लो जा रहा है। ये एक इंडिकेशन है कि हमारे सिस्टम में शायद वायरस हुआ है। नेक्स्ट इज़ पॉप अप विंडोज़। कभी कभार ऐसा भी होता है, वायरस इफेक्ट हमारे डिवाइस को ऐसे करता है कि बहुत सारी पॉप अप विंडोज़ मिलती है हमें स्क्रीन पे। तो इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कहीं हमारे सिस्टम में कोई वायरस तो नहीं है। नेक्स्ट इज़ सेल्फ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स। बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे भी होते हैं जिनको वायरस इनिशिएट कर सकता है, जिनको वायरस ट्रिगर कर सकता है और वो एग्जीक्यूशन में आ जाएंगी, यानी वो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएंगी, खुद ब खुद ओपन हो जाएंगी, खुद ब खुद हमें लगेगा कि ये तो ऑपरेट हो रहे हैं बैकग्राउंड में, इनको तो हमने स्टार्ट नहीं किया, इनको तो हमने ओपन नहीं किया। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि शायद हमारे सिस्टम को क्या हो गया है, वायरस हो गया है। नेक्स्ट चीज़, हमारे ऐसे भी होते हैं, हमारे बहुत सारे अकाउंट होते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हो सकते हैं या मेल अकाउंट्स हो सकते हैं या कोई और अकाउंट, किसी भी ऐप में हमारे अकाउंट्स होते हैं। और कुछ वायरस ऐसे भी होती हैं, कोई वायरस अटैक ऐसा होता है जहाँ से इस बंदे को वो सारे अकाउंट में से मिलेगा कि इसको लॉग आउट किया हुआ है। यानी जब हम सिस्टम पे होते हैं, हमने बहुत सारे अकाउंट हमारे होते हैं लॉग इन किए हुए होते हैं, लेकिन वायरस सभी अकाउंट में से आपको निकालेगा और हमें मिलेगा कि हम तो लॉग आउट हो गए हैं, जब हमने किया ही नहीं लॉग आउट। तो ये भी एक हिंट है या आप कह सकते हो इंडिकेशन है कि हमारे सिस्टम में वायरस हो गया है।
नेक्स्ट चीज़, कभी कभार ऐसा भी वायरस होता है कि जो हमारे फाइल्स को, प्रोग्राम्स को इतना डैमेज करता है कि हमारे डिवाइस से क्रैश हो जाते हैं। तो इस केस में हमारा जो पूरा सिस्टम है वो स्टॉप हो जाता है वर्किंग से, यानी हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारा जो डिवाइस है वो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे डिवाइस ही जो है ना वो क्रैश हो गया है। ये मेरे हिसाब से ये सबसे वर्स्ट केस है, जब हमारे डिवाइस क्रैश हो जाएंगे वायरस की वजह से। नाउ लेट अस रिकैप्चुलेट, हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। एक, हमने जनरल वायरस पढ़ा, यानी वायरस की जनरल डेफिनेशन क्या है और बायोसाइंस में इस वायरस को क्या माना जाता है। उसके बाद हमने कंप्यूटर वायरस को अलग से समझा कि कंप्यूटर वायरस किसे कहते हैं। तो उसके बाद हमने हिस्ट्री ऑफ वायरस, वायरस की डिटेल्ड हिस्ट्री आज हमने देख ली है कि कहाँ से स्टार्ट है, किसने इसकी डेफिनेशन दी है, किसने इसको डिफ़ाइन किया है, किसने इसका ये कॉन्सेप्ट दिया है, और किस साइंटिस्ट ने कौन कौन सा वायरस दिया है, और एक एंटीवायरस का भी नाम हमने इसमें पढ़ा, रीपर। उसके बाद हमने पढ़ा इफ़ेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर वायरस कि जब कंप्यूटर वायरस किसी सिस्टम को इन्फेक्ट करता है तो एट द टाइम उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे हमें मालूम होता है कि इस सिस्टम में वायरस हुआ है। तो ये था जो हमने आज पढ़ा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ वायरस देखेंगे, मलेशिया सॉफ्टवेयर्स देखेंगे, ये क्या होते हैं, साइबर क्राइम्स, एंटीवायरस, ठीक है, और ये डिफरेंट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। के साथ साथ आज हमें दीजिए इजाज़त इस ब्यूटीफुल फ्रेज़ के साथ, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, वक्त और मौत किसी का इंतज़ार नहीं करते। इंशाल्लाह अगले वीडियो में, और यहाँ से बहुत सारे टॉपिक हमारे रह गए हैं वो कंप्लीट करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।